हेलो बेटा। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एस ब्लॉक। हम जानते हैं कि जेई और नीट के एग्जाम में लगभग 30 से 35 मींस अराउंड 30 to 33% क्वेश्चंस बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप किया जाए ये मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में काफी डिटेल में। और आज जो भी कुछ बचा रह गया है उसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कर लेंगे। तो उस सिलसिले में सबसे पहले आर्टिकल हम शुरू करेंगे एस ब्लॉक के लिए। बेटा, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। अगर कहीं मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाए, किस में जाए? एस सबशेल में, तो हम इसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसे? एस ब्लॉक एलिमेंट मींस अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। अब एक बात आप जानते रहना कि किसी भी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम, उसमें उतने ही ग्रुप्स पाए जाते हैं। जैसे एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है ग्रुप 1 जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम से कॉन्स्टिट्यूट होता है। दूसरा है ग्रुप 2 जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम से मिलकर के बनता है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये रेडियम और ये फ्रेंशियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और बेटा, हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन करना नहीं है। अब अगर उनके बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है तो हम आगे चलेंगे और आपको कुछ जानकारी देंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कालाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है और एल्कली मेटल बोला जाता है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेरिलियम है ये ग्रुप 2 का तो एलिमेंट है, बट इसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल सकते। यानी कि बेरिलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बच्चा पूछ सकता है ऐसा क्यों सर? मैंने तो सुना था कि ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली का सिंपल मतलब होता है बेसिक कैरेक्टर से। मेटल्स हैं, साइज बड़ी होने की वजह से इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है और जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता है उसका कैरेक्टर कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है। बेटा, अब इसमें जान लीजिए कि बेरिलियम को क्यों बोला जाता है, क्यों एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता है। तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल सकते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। बेरिलियम अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता है, इसलिए बेरिलियम को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। अब आगे चला जाएगा और आगे हम इसको काफी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक में हम बताते हैं आपको फ्लेम टेस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसको बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसको बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बेटा, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनमें अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, मानी एक्सेप्ट ऑफ दीज 2, बाकी किसी भी एलिमेंट को जब हम बंसन बर्नर पर रख करके हीट करते हैं, मान लीजिए कि एम बोल देता हूं, हीट करेंगे तो ये एम कुछ भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर हम हीट करते हैं तो इनका
कैरेक्टरिस्टिक कलर पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर पाया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है ये कलर क्यों दिखाते हैं, किसका कलर क्या होता है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं दिखाते हैं। तीन बेसिक क्वेश्चन बनते हैं बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये आखिर कलर दिखाते क्यों हैं। तो बेटा इसमें रीजन है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने कलर इन केमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक पढ़ाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे डिटेल डिस्कशन किया गया है। क्वेश्चन जान लीजिए, बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंट पे तीन क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आखिर ये कलर क्यों दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा बंसन बर्नर एक्सपेरिमेंट पे वो ये होगा कि किसका कलर क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं दिखाते हैं, और कोई भी चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको सम अप कर देता हूं। इसका एक मेरे पास जिंगल है। सबसे पहले ये है कि क्रिसमस यानी कि क्रिम्सन रेड, या क्रिम्सन बोल दीजिए तो क्रिसमस, क्रिम्सन से क्रिसमस यानी कि इसका रंग होता है क्रिम्सन रेड, इसका होता है येलो, इसका होता है लीलैक, और इसका होता है रेड वॉयलेट, और इसका होता है ब्लू, और इसका होता है ब्रिक रेड, और इसका होता है क्रिम्सन, और इसका होता है एप्पल ग्रीन। ये मैं याद कैसे रखता हूं ये मैं आपको बता देता हूं बेटा। इसका एक जिंगल है मेरे पास कि क्रिसमस, क्रिसमस एक त्योहार है आप जानते हैं, क्रिसमस ये लिंडा, लिंडा ने, अब ने नहीं दिखेगा आपको, आरबीबी, आरबीबी के साथ मनाया। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, क्रिसमस ये लिंडा ने आरबीबी के साथ मनाया, यानी कि क्रिसमस क्रिम्सन, ये येलो, लिंडा लीलैक, आरबी रेड वायलेट, बी फॉर ब्लू। यानी कि इससे हम याद कर लेंगे कि किसका कलर क्या होता है। नहीं तो ये बात जो है बेटा ध्यान में नहीं रह जाती है, आप ऐसे एक बार पढ़ोगे तो, लेकिन बाद में भूल जाएगा। दूसरी बात ये है इसका कैसे याद रखते हैं, इसका ट्रिक है बी सी ए, कंप्यूटर का एक कोर्स है। B stands for brick red, C stands for crimson, A stands for apple green। यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया कलर क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। अब अगर बहुत डीप में जानना है तो आपको नीचे जो है लिंक मिल जाएगा। ये कलर क्यों नहीं दिखाते हैं, इनकी साइज इतनी छोटी होती है, साइज काफी कम होता है, इसलिए इनका एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन बुनसन बर्नर फ्लेम से नहीं हो पाता है, इसलिए ये कलर नहीं दिखाते हैं। ये तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसको पूरी तरीके से आप तब जान पाएंगे जब नीचे दिए गए लिंक को अच्छे से खूब मेहनत से पढ़ेंगे पेशेंस के साथ। तब तो उससे सिर्फ यही नहीं जानेंगे, बजाय इसके आप ये भी जान लेंगे कि पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी कलर दिखता है तो उसके पीछे का क्या कारण है, ये भी आप जान जाओगे। फ्लेम टेस्ट के बाद आगे जब हम लोग चलेंगे तो आगे हम चलेंगे और बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे बेटा, बात करेंगे हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टी। अगर एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करनी है तो मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक साथ लेके चलना चाहता हूं। सबसे पहले अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दी जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है ns1 आउटर मोस्ट शेल का, और अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए किसके, आउटर मोस्ट शेल के, तो इट इज नथिंग बट ns2। यहां जो ग्रुप 1 का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम होता है, क्योंकि उनकी दूरी न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से निकल सकते हैं। और आसानी से निकल सकते हैं तो इसमें आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है स्टेबल। और अगर इसकी बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 हो जाएगा। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स
साइज इज इंक्रीजेस, और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हम जानते हैं कि लिथियम सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम साइज की बात करें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए, तो यहां जो साइज होगा वो बेरिलियम का सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम हो जाएगा। चौथी बात अगर मैं करूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो यहां बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते किसको है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जो लगती एनर्जी उसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब साइज जितनी बड़ी होगी किसी एटम की, उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना कम होगा, ये कूलाम लॉ बताता है। क्योंकि साइज बढ़ने से दोनों चार्जेस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने से जो कूलाम्बिक फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी कि जितना बड़ा एटम होगा उतना ही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, और आर जितना ज्यादा होगा तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है कूलाम्बिक फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। यानी कि डिस्टेंस जितनी तेजी से बढ़ेगा उसकी स्क्वायर रेट से फोर्स कम होगा, और फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी, ना कि कठिनाई। क्योंकि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो इसके निकलने में जो बाधा बन रहा है वो उस न्यूक्लियस का क्या? अट्रैक्शन है। मोर अट्रैक्शन तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेस अट्रैक्शन देन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हमने कहां कर रखा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम के आर्टिकल में, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा, क्योंकि जिसका साइज जितना बड़ा होता है उसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी उतनी ज्यादा होती है, और न्यूक्लियस से दूरी जितनी ज्यादा होगी उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना कम होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना कम होगा तो उसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी उतनी कम होगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलता है, बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि IE1 ग्रुप 1 का ज्यादा होता है या IE1 ग्रुप 2 का ज्यादा होता है, तो इन बेहूदी बातों से काम नहीं चलेगा। फिर आपको जानना ही पड़ेगा जो मैं जानता हूं, नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो मैं जानता हूं उसको डिटेल में मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम का एक आर्टिकल 50 मिनट का करा रखा है, जिसमें पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें यूज होने वाले स्पेशल ट्रिक्स, और उसमें मैंने अपनी मेहनत से क्या इजाद किया है वो मैंने उसमें जो है कंबाइन कर रखा है। उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में देखा जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगा किसका? ग्रुप 2 का। लेकिन अगर ग्रुप 2 में ही बात करें किसकी? IE1 की और IE2 की। IE1 और IE2 की बात करेंगे तो IE1 में NS2 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और IE2 में NS1 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बच्चे को लगता है कि ये मोर स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, इसलिए IE1 ज्यादा होना चाहिए IE2 से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, IE2 ज्यादा होता है IE1 से। अब एक बात नोट कर लेना कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ज्यादा होना चाहिए IE1, बट ड्यू टू साइज किसको ज्यादा होना चाहिए? IE2, क्योंकि जब होगा IE1 तो ये होगा M+, जब निकालना होगा IE2 तो देखो IE1 में इलेक्ट्रॉन M में से निकालना होगा और IE2 में इलेक्ट्रॉन M+ में से निकालना होगा। तो M की साइज M+ से क्या है? बड़ी। तो साइज बड़ी है बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। यहां साइज छोटी है बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है। तो जान लीजिए साइज ऑलवेज ओवरकम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई IE2 इज मच मोर देन द IE1। फिर से बता देता हूं, देखो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ज्यादा होना चाहिए? IE1, और ड्यू टू साइज क्या ज्यादा होना चाहिए? IE2। अब कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां तुम्हें जानना पड़ेगा कि व्हिच वन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो जो साइज है दैट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, दैट्स व्हाई
the second ionization enthalpy of group 2 is much more than the first ionization enthalpy of group 2 elements. बेटा यहां से आपको बातें क्लियर हुई होंगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आगे चलेंगे और आगे पॉइंट नंबर 5 को कंसीडर करेंगे, और पॉइंट नंबर 5 को कंसीडर करेंगे, बात करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्रेटर इज द साइज, लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आरबी और सीएस हो जाएगा। यहां भी सेम ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। ये बातें हुई एटॉमिक प्रॉपर्टी की, और एटॉमिक प्रॉपर्टी में इतनी बातें जानने योग्य हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मैटर करती हैं। अब मैं बात कर देता हूं एटॉमिक प्रॉपर्टी के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी जो भी कुछ था ट्रेंड वाइज था, कुछ बहुत अलग नहीं मिला हमको, ये चीजें हम जानते हैं। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो काफी एक्सेप्शनल है, काफी डाइवर्सिटीज है, इसलिए हमें इसको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम एस ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? एस ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जरा आप देखना ध्यान से। हमारे पास दो ग्रुप हैं जो हमें पढ़ना है, एक है बेटा ग्रुप 1 और दूसरा है बेटा ग्रुप 2। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम सबसे पहली बात करते हैं नहीं कुछ डेंसिटी की, तो डेंसिटी को जरा समझने की कोशिश करना। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं कि जब ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मास बढ़ता है, और जब हम वी आर डिस्कसिंग फॉर टॉप टू बॉटम, सो डोंट फॉरगेट इट। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बढ़नी चाहिए। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सिर्फ मास बढ़ता ही नहीं है, साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, टॉप टू बॉटम जाते हो तो मास बढ़ता है। मास कैसे बढ़ता है भाई? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, और इसका कितना है? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा, न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा, प्रोटॉन भी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। यानी डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ता है। मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अब मैं क्या बोलूं? तो मैं वही बोलूंगा जो सच होगा, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। तो जान लीजिए कि इंक्रीज इन मास इज मच मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है उससे कहीं ज्यादा इंक्रीज तुलनात्मक रूप से मास में होता है, और फाइनली डेंसिटी क्या हो जाती है? टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ जाती है। और अगर डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ जाती है बेटा, तो जरा देखिए कॉन्सेप्चुअली अगर मैं कहूं तो डेंसिटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए? डेंसिटी का ऑर्डर होना चाहिए लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। बट ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना ये बात। यहां हम इनको चेंज करते हैं, यानी लिथियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। बच्चा मुझसे पूछ सकता है ऐसा क्यों? तो ध्यान दो, जब पोटेशियम आता है तो चौथा सेल खुल चुका होता है, 4s1 हो जाता है। 4s1 19 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं। 19 इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 4s1 में जाता है। इसका मतलब इसमें 3d0 अवेलेबल रहता है। जब पोटेशियम की बात की जाती है तो इसमें 3d0 एम्प्टी सबशेल अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से साइज क्या, साइज जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो मास में इंक्रीज की तुलना में ज्यादा हो जाता है, और फाइनली क्या हो जाता है, किसकी तरफ रिजल्ट चला जाता है? डिक्रीज इन डेंसिटी। कहां से कहां? सोडियम से पोटेशियम केवल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, खाली जगह है, इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है ना, और ज्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी ज्यादा घट जाएगा, ज्यादा घट जाएगा तो बढ़ने वाले पे ओवरकम कर जाएगा, यानी कि पोटेशियम कम हो जाएगा किससे? सोडियम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे तो यहां नॉर्मल ट्रेंड चलता है।
यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं अवेलेबल है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आप फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले बात किया किसका? हमने सबसे पहले बेटा बात किया डेंसिटी का। डेंसिटी की बात करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में हम आते हैं और बात कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और हार्डनेस की। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर और हार्डनेस की। हम जो अपने डेली लाइफ में अपने आसपास की दुनिया में देखते हैं, उसमें हमको ऐसा लगता है कोई चीज मेटल है तो पक्का लोहे जैसा बहुत मजबूत बात होगा। यानी मेटल का मतलब हमें ऐसा लगता है बहुत मजबूत, क्योंकि हमने अपने जीवन में लोहे के अलावा इस घटिया से जगह पे देखा क्या है? लोहा देखा है, स्टील देखा है। लेकिन जब साइंस में आप घुसोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मेटल होता है बेटा, वो हार्डनेस से नहीं डिसाइड होता है। मेटल का मतलब होता है कि जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वही मेटल कहलाएगा। जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो अच्छा मेटल कहलाएगा, जो अच्छे से नहीं कर पाएगा वो अच्छा मेटल नहीं कहलाएगा। यानी कि मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए, अगर बेटा मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए तो मेटालिक कैरेक्टर में ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी सरकार? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी अगर बढ़ जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे यहां पे बोल सकते हैं, यानी कि लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम ज्यादा सीरियम। ऐसे ही सेम रीजन यहाँ बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम। यहाँ अब हमने बात किया किसके बारे में? मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात किया। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दो फिजिकल प्रॉपर्टियां हो गई हैं। पहला हो गया है बेटा क्या? डेंसिटी। दूसरा हो गया बेटा क्या? मेटालिक कैरेक्टर। तीसरी बात इसी में सम अप कर देता हूं, इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1, और इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 2 है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है, मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। यही बात है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का जो हार्डनेस होता है बेटा, वो हार्डनेस ग्रुप 1 के एलिमेंट से ज्यादा होता है। रीजन? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात कि ये काफी सॉफ्ट होते हैं, रिलेटिवली ज्यादा। जैसे मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 10 रुपए है, तो आप मुझसे अमीर हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अमीर हैं। 10 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो रिलेटिवली हार्ड हुआ ग्रुप 2 ग्रुप 1 से, बट एक्चुअल में ये काफी सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि जीभ से दबा दो तो 2 टुकड़ों में हो जाएंगे, केक जैसा। सोडियम वगैरह ऐसे हाथ से मार दो तो कट के अलग हो जाएगा, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। तो हम बात कर लिए किसके बारे में? मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात हो गया बेटा, और मेटालिक कैरेक्टर के साथ साथ जो है हार्डनेस के बारे में बात हो गया। हार्डनेस के साथ साथ बेटा डेंसिटी के बारे में हो गया। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में काफी इररेगुलर बिहेवियर है, स्पेशली इन ग्रुप 2। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point for group 1, and similarly here we are going to talk about the melting point and boiling point for group 2 elements। तो जान लीजिए कि साइज बढ़ने से पैकिंग इफिशियंसी कम हो जाती है, और जब कोई चीज लेस पैक्ड होगा तो उसको कम हीट पे ही तोड़ा जा सकता है। और जब पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। यानी लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर रुबिडियम, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। लेकिन सरकार याद रखना आप एक बात कि ऐसा यहां कुछ नहीं होता है।
यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, कम ध्यान दिए होंगे, तो आपको लगेगा ये ऑर्डर होगा, बट ये पूरी तरह गलत है। ध्यान रखना कैसे रखेंगे। बेरिलियम सबसे पहले, मैग्नीशियम सबसे बाद। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑर्डर। बेरिलियम सबसे पहले लिखा, मैग्नीशियम सबसे बाद, बाकी तीनों को एज इट इज, यानी याद रखना पड़ेगा। आप अगर बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनल ही है इसका, और बॉइलिंग पॉइंट में बेरिलियम का तो सबसे ज्यादा होता है और मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां बेरिलियम को हमको शिफ्ट कर देना है एक, यानी कि इसके आगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यानी कि बेरिलियम के बाद आ जाएगा बेरियम, बेरियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम। ये ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का किस और बॉइलिंग पॉइंट का, किसका, ग्रुप 2 का। याद रखना काफी आसान है। देखिए आपको ये लगेगा लेकिन ये होगा नहीं, और जो होगा वो देखिए सबसे पहले बेरिलियम और सबसे लास्ट में मैग्नीशियम, बाकी तीनों को सेम ऑर्डर में, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। This is the correct order of melting point. And when we are going to talk about the boiling point, then just shift the position of barium just before the calcium. Then this is the correct order of boiling point. बेटा मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं, मैं ही नहीं केमिस्ट्री भी इसका जवाब देने में पूरी तरह से क्या है, असमर्थ है। तो आप एक चीज जान लीजिएगा कि साइंस हमेशा अधिकतम बातों का जवाब देने का प्रयास कर सकता है, साइंस हमेशा सारी बातों का जवाब नहीं दे सकता। तो दिस इररेगुलर बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द केमिस्ट्री, यानी कि ये डाटा है और हमको इसको पूरी तरह से ध्यान रखना है। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि साइंस कभी भी सारी बातों का जवाब नहीं दे सकता, और जिस दिन भविष्य में साइंस इतना कैपेबल हो जाएगा कि सारी बातों का जवाब दे सके, उसी दिन हमें धर्म, भगवान, इन सब के कॉन्सेप्ट से मुक्ति मिल जाएगी, और तब हम भगवान पे भरोसा नहीं, साइंस को ही भगवान मान लिया करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि जब तक साइंस सारी बातों का जवाब नहीं दे सकती, तब तक हमें भगवान, गॉड, इनके कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, और आगे एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। हिंदी में बोलते हैं इसे विशिष्ट ऊष्मा। हम लोग क्लास 10 में ही फिजिक्स में पढ़ लिए थे इसको। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एक ही तरह का वेरिएशन पाया जाता है। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू m s डेल्टा T। इस फॉर्मूले से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां S स्पेसिफिक हीट होता है और ये किसके बराबर हो जाता है, Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। अगर मास ले ले 1 किलोग्राम और डेल्टा T ले ले 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो S बराबर Q हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि दुनिया में 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत लगती है, वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है कि टॉप टू बॉटम जाने पर स्पेसिफिक हीट जो होता है वो डिक्रीज करता है। यहां भी सेम ही ऑर्डर है, टॉप टू बॉटम जाने पर जो एलिमेंट्स का स्पेसिफिक हीट है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम हो जाएगा बेटा। और यहां अगर स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और उसके बाद क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। ये हमने अभी तक देखा पूरा किसके बारे में, हमने देखा एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में और हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहां से ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।